नमस्कार, आपका स्वागत है लीगल दोस्त फ्रॉम यूबी ई मीडिया। मैं प्रवीण कचोले एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं और आज हम विचार कर रहे हैं आए दिन होने वाले फ्रॉड के विषय में कि फ्रॉड और उनसे बचाव किस तरह से किया जा सकता है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि कई तरह के फ्रॉड आज के युग में हो रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, साइबर क्रांति देश में हो रही है, उसके कई दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिल रहे हैं। आज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अपराधी एक गांव में भी पाया जाने लगा है। ऐसी दशा में हम यह देख रहे हैं कि कई प्रकार के फ्रॉड आए दिन हो रहे हैं, जैसे एटीएम का फ्रॉड, जैसे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, जैसे फोन बैंकिंग के द्वारा किए गए फ्रॉड, फोन कॉल के द्वारा किए गए फ्रॉड और अन्य कई प्रकार के ऐसे नए तरीके अपराधियों ने इजाद कर लिए हैं जिनके द्वारा वो आए दिन लोगों को ठग रहे हैं। इस फ्रॉड में कई तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में पूरे देश में एक साइबर क्रांति चल रही है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है। इस डिजिटलाइजेशन के कारण आए दिन हम ये देख रहे हैं कि सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है। इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने के कारण एक ये देखने में आ रहा है कि जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रति असहज हैं, वे लोग अक्सर ठगी के शिकार हो रहे हैं। जैसे कोई ग्रामीण व्यक्ति है या जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उतना दक्ष नहीं है, तो ऐसी उसकी कमी को ऐसे अपराधी जो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में दक्ष हैं या जो साइबर रूप से रिच हैं, वे लोग ऐसे लोगों को ठगते हैं और आए दिन इस प्रकार के ठगी के केस हमको देखने को मिलते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या उपाय हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। साइबर ठगी एक प्रकार से एक बहुत गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दंड का प्रावधान है। साइबर ठगी में मुख्यतः दो तरह से ठगी की जाती है। एक तो एक साइबर ठग जो होता है वो स्वयं अपनी इंडिविजुअली ठगी करता है। दूसरा एक ऑर्गेनाइज ठगी होती है। जब इंडिविजुअल कोई ठगी करता है तो वह किसी व्यक्ति को कॉल करता है, उससे कहता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, मैं इस इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूं, मैं आपके भाई या दोस्त का मित्र बोल रहा हूं, और ऐसा कहकर वो सामने वाले को प्रलोभित करता है और उससे कोई भी पैसा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जब धीरे धीरे वह उसको अपने प्रलोभन में लेता है, प्रलोभन में लेकर के उसको इस स्थिति पे लाता है कि वो किसी प्रकार से ऑनलाइन व्यवहार करे। आज हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन होने के कारण आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और अन्य सारी चीजें बैंक से कनेक्ट हो चुकी हैं। आधार कार्ड बैंक से कनेक्ट होने के कारण सारी डिटेल ऑनलाइन मौजूद होती है। तो ऐसी ऑनलाइन जो डिटेल मौजूद है, उनका सहारा लेकर ये साइबर ठग अपने इस ठगी को अंजाम देते हैं। वे इतनी प्रलोभनकारी बातें बोलते हैं कि एक आम आदमी आसानी से उन प्रलोभन में फंस जाता है और उनका शिकार हो जाता है। दूसरी ठगी होती है ऑर्गेनाइज ठगी, जिसमें एक समूह बनाकर ये लोग ठगते हैं। एक बड़े स्तर का एक कैंपेन चलाते हैं। उसमें एक व्यक्ति अलग पार्ट अदा करता है, दूसरा व्यक्ति अपना दूसरा पार्ट अदा करता है, और इस प्रकार से वो एक समूह बना करके लोगों को घेरते हैं। उस ठगी में वो लोग हो सकता है कि किसी के घर भी जाते हैं। जैसे कोई किसी के घर जाता है, पहले तो वो ऑनलाइन कोई ऑफर देता है, उस ऑफर को आप स्वीकार करते हैं, उसके बाद में वो उसकी डिलीवरी के लिए, उस वस्तु की गुड्स की डिलीवरी के लिए आपके घर जाता है। घर पहुंच करके फिर आपको सीधे सीधे आपके साथ ठगी करता है। तो इस तरीके से एक ऑनलाइन ठगी के साथ साथ एक ये वर्चुअल के बजाय एक्चुअल ठगी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के ठगी के कॉम्बिनेशन आजकल हमको देखने को मिल रहे हैं। अब ये इस तरह की ठगियां क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका वैसे देखा जाए तो मुख्य कारण लोगों की अवेयरनेस की कमी है। किंतु हम एक ये भी देखते हैं प्रायः सामान्य जनों में कि एक सामान्य आदमी से आप कितनी अवेयरनेस की अपेक्षा करोगे। एक आदमी की अवेयरनेस की एक हद होती है। एक जैसे बूढ़ा आदमी है, 60 साल से अधिक उसकी उम्र हो चुकी है, वो बहुत सारे कामों में किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड होता है। जब वो जाता है तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए उसको किसी के कंधे का सहारा लेना होता है। जब वो उसकी आंखें कमजोर होती हैं, उसकी जो है डिजिटल दक्षता वो भी कमजोर होती है,
उसका एक स्वाभाविक ऐसा गुण हो जाता है कि वह दूसरों पे आश्रित होता है और दूसरों पे भरोसा करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में वह किसी से सहायता कर लेता है और उस सहायता का ही दुरुपयोग होकर वह ठगी का शिकार हो जाता है। तो ऐसे लोग जो बूढ़े हैं या जो अधिक दक्ष नहीं हैं, उनके लिए कानून में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, शासन ने कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से कोई हानि ना हो, उनके प्रोटेक्शन के उपाय होना चाहिए। जो कानून की कमियां हैं उसके कारण भी इस प्रकार की ठगियां हो रही है। दूसरी ठगी जैसे लोगों का लालच। आज लोग बहुत जल्दी अपने आप को रिच करना चाहते हैं, किसी भी एन के एन प्रकार अपने आप को संपन्न करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम 2 दिन में धनवान बन जाएं। जहां बैंक 6% ब्याज दे रही है, कोई उनसे 25% का ब्याज का ऑफर देता है तो तुरंत उसके प्रलोभन में आ जाते हैं और ऐसे में वो ठगी के शिकार हो जाते हैं। वे लोग उनसे फ्रॉड करके भाग जाते हैं और फिर ऐसे लोग भटकते रहते हैं। अब ऐसे ठगी के शिकार हो जाने के बाद उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके पास क्या रेमेडी है, क्या लीगल उपचार मौजूद है, उसको पहला प्रथम कर्तव्य उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, इसके ऊपर यदि हम विचार करें तो सबसे पहले तो इस प्रकार की ठगी के, जैसे ही इस प्रकार की ठगी हो, बिना किसी शर्म और देरी के तुरंत संबंधित निकटस्थ पुलिस थाने में इसकी सूचना देना चाहिए। ऐसी सूचना लिखित देना चाहिए। कई बार ऐसे लोग जो ठगी के शिकार होते हैं, जैसे आजकल गेमिंग और अन्य प्रकार के कुछ ऐप चल रहे हैं जिनके कारण बच्चे जाने अनजाने में इन गेमिंग ऐप के जरिए कोई धन या वस्तु खो देते हैं और फिर वे माँ बाप के भय से उस चीज को बताने के या एक्सपोज हो जाने के डर से वो बताते नहीं। उसका परिणाम यह होता है कि उनके फोन में तो वो ट्रोजन ऑलरेडी इंजेक्ट हो ही चुका होता है या ऐसी कई चीजें उसके फोन में मालवेयर्स आ चुके होते हैं, कई एपीके फाइल डाउनलोड हो चुकी होती है जो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों के लिए भी हार्मफुल होती है। तो ऐसी दशा में कई बार हम शर्म के कारण या डर के कारण यदि इन चीजों को हम संबंधित पोर्टल पर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सामने, जैसे पुलिस है, जैसे कलेक्टर हैं या अपने माता पिता हैं, उनके सामने यदि हम नहीं बताते हैं तो ऐसी दशा में इस चीज का विपरीत लाभ उन ठगों को मिलता है और वो ठग यही चाहते हैं कि वो ठगी कर ले और उस ठगी का कोई प्रतिकार न करे। अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ठगी में सबसे पहले तो हमें पुलिस थाने जाना चाहिए, वहां पर अपनी ठगी के बारे में जानकारी देना चाहिए। दूसरा, वो जो इक्विपमेंट है, जिस इक्विपमेंट का उस ठगी में उपयोग हुआ है, उस इक्विपमेंट का को बिल्कुल संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो इक्विपमेंट एक कानूनी साक्ष्य होता है। उसमें किसी प्रकार से न छेड़छाड़ करना चाहिए, न ही वो ट्रांजैक्शंस, न ही वो चैट्स, न ही वो वीडियो या फोटो या जो भी उससे संबंधित वस्तुएं हैं उनको किसी भी तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसी किसी भी चीज में यदि कोई डिलीट कर देते हैं या उसमें कोई विद्रूपण कर देते हैं, उसका स्वरूप बदल देते हैं, तो वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं हो पाती और ऐसी दशा में कई बार हमारे पास पुष्ट साक्ष्य होने के पश्चात भी हम उसको न्यायालय में प्रूव नहीं कर पाते। एक और महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरह से एक व्यक्ति चलता है तो उसके फुटप्रिंट बनते हैं, उसी तरह से साइबर फुटप्रिंट भी बनते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी साइट पर जाता है या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो उसके फुटप्रिंट बनते ही बनते हैं। तो इसलिए आप इस चीज से पूर्णतः निश्चिंत रहें कि कोई भी साइबर फ्रॉड यदि समय रहते एक सक्षम व्यक्ति के संपर्क में जानकारी में यदि आ जाएगा तो उसका तुरंत उस पर रोक लग सकती है। आजकल साइबर सेल और साइबर सिक्योरिटी के लिए थाने जगह जगह पर जिले के स्थान पर, तालुका के स्थान पर बनाए गए हैं और उन थानों में विशेष उपकरण दिए गए हैं, ऐसे उपकरण दिए गए हैं, ऐसे ऐप, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे हार्डवेयर दिए गए हैं जिनके आधार पर वो साइबर ठगी को पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं। जैसे कि यदि मान लो, और इसके अलावा कानून में एक व्यवस्था यह भी की गई है अभी रिसेंटली कि कुछ यदि फ्रॉड एकदम से कोई इनिशिएट होता है, कोई फ्रॉड यदि हो जाता है तो उसकी यदि आप 10 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर सूचना यदि साइबर सेल को या संबंधित थाने को दे देते हैं, या एक नंबर उन्होंने जारी किया है, वो नंबर आपको इसमें लिंक के साथ हम अभी आपको इस वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगा। उस नंबर पर यदि आप कॉल कर लेते हैं
तो उस नंबर से वो तुरंत ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसमें आप ठगी के शिकार हुए हैं, वो ट्रांजैक्शन वहीं पर सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, उसको होल्ड कर दिया जाता है। तथा उस ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डिजिट डाल रहे हैं, उस डिजिट डालने में कोई त्रुटि हो गई, हमने कोई ऐसे व्यक्ति का डिजिट डाल दिया, ऐसे व्यक्ति का अकाउंट नंबर डाल दिया जिससे हम संबंधित नहीं है, और ऐसा कोई बिना चाहे भी कोई हमसे ऐसी त्रुटि हो गई है, तो ऐसे जो गलती से किए गए ट्रांजैक्शन है वो भी रिकवर हो सकते हैं। तो उनके लिए हमको उस नंबर पर फोन करना होता है। फोन करने में तुरंत वो कार्रवाई करते हैं। उस बैंक को जिसके द्वारा वो ट्रांजैक्शन घटित हुआ है या जिस बैंक में वो पैसा गया है, दोनों जगह के खाते फ्रीज हो जाते हैं और वो जो ऐसा गया हुआ धन है वो वापस से उस मूल खाते में आ जाता है जिससे कि वो ट्रांजैक्ट हुआ था, जहां से वो स्थानांतरित हुआ था। तो इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं। तो एक तो हम फ्रॉड होने के पश्चात पुलिस थाने पे जाते हैं। दूसरा हमारी दायित्व है कि हम उन उपकरणों को, उन वस्तुओं को, उन सारी चैट्स को, उन सारे घटनाक्रम को सुरक्षित संभाल कर रखें, क्योंकि वो भविष्य में साक्ष्य के रूप में काउंट होती है। तीसरी चीज, हमें पुलिस के साथ साथ हमको ऑनलाइन भी कुछ पोर्टल्स दिए गए हैं जिसपे हम शिकायत कर सकते हैं। जैसे एक सिटीजन कॉप है, वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें उसके ऊपर भी आप शिकायत कर सकते हैं। इस तरह से आपको मल्टीपल जगह उस फ्रॉड की शिकायत कर देना चाहिए। ऐसी शिकायत करने से लाभ यह रहेगा कि जो अधिकारी हैं, कभी कभी क्या होता है कि इतनी सारी शिकायतें आती हैं कि कोई अधिकारी तुरंत किसी चीज को देखने में, उस पर एक्शन लेने में, जाने अनजाने में देरी हो जाती है। तो इसलिए यदि आप मल्टीपल यदि प्लेटफॉर्म पे यदि शिकायत कर देंगे तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यदि एक्टिव हो गया तो शिकायत उस शिकायत पर यदि उसने कार्रवाई कर ली तो हो सकता है कि आपका जो गया हुआ धन है वो वापस आ जाए। दूसरी चीज, हमको एक लिखित शिकायत भी बनाना चाहिए। जो यदि मान लो ऐसा कोई चीज है जैसे जहां पर कोई बैंकिंग फ्रॉड हुआ है या जहां पर कोई ऐसी फ्रॉड हुआ है जहां पर कि बैंक या कोई ऐसी कंपनी जिसको अपन चिन्हित कर सकते हैं जो हमारी जानकारी में है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई त्रुटि करी है, तो ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की त्रुटि जिसको या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हम जानते हैं या जिस तक हमारी पहुंच सहज हो सकती है, तो उसकी बकायदा हमको नाम लिख करके उसकी नामचीन शिकायत हमको करना चाहिए। और वो शिकायत पूरे सीक्वेंस में हमको उसमें पूरा घटनाक्रम, जिस दिनांक से आपने उससे पहला ट्रांजैक्शन हुआ या पहली बार उसने जब आपको प्रलोभन दिया, वहां से लेकर के जो अंतिम ट्रांजैक्शन जहां पर उसने आपके साथ चीट किया है, वहां तक का पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार लिख करके हमको शिकायत में कर देना चाहिए। अब यदि मान लो हमने साइबर सेल में, थाने में और अन्य जगह पर जहां जहां भी युक्त प्लेटफॉर्म मौजूद है इस शिकायत के, वहां सभी जगह हमने शिकायत कर दी किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? ऐसी दशा में हम ये देखेंगे कि यदि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने की किसी सेवा या वस्तु के बदले आपको ठगा है, तो वहां हम कंज्यूमर फोरम में चले जाएंगे। कंज्यूमर फोरम में हम शिकायत कर देंगे। कंज्यूमर फोरम से जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे बोला कि अमुक वस्तु मैं आपको दूंगा और वो अमुक वस्तु जिस गुणवत्ता या जिस क्वालिटी की होना चाहिए थी उससे परे कोई दूसरी वस्तु आपको भेज दी, तो ऐसी दशा में आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। वहां से आप अपने राइट्स को अवेल कर सकते हैं और आप अपने खोए हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लो कोई ऐसी शिकायत है जहां पर कि शिकायत करने वाले को उस अज्ञात धोखेबाज की जानकारी नहीं है और पुलिस उस पर कोई उसको ढूंढ भी नहीं रही है, तो ऐसी दशा में हम क्या करें? क्योंकि प्रायः क्या होता है कि अभी एक नियम यह बना है कि साइबर सेल में 1 लाख से अधिक की शिकायतें ही दर्ज की जाती है। 1 लाख से कम वाली जो शिकायतें हैं वो मूल थाना, जिस थाना क्षेत्र में वो शिकायत हुई है वहां पर दर्ज की जाती है। वो 1 लाख से अधिक की शिकायतों को लेते नहीं। तो ऐसी दशा में हमें, और मूल थाना भी मान लो शिकायत को दर्ज नहीं कर रहा है, तो ऐसी दोनों दशाओं में हम इसमें जो संबंधित आईजी है या कमिश्नर प्रणाली है, वहां पर हम जो उसका उस पुलिस थाने का या उस साइबर सेल का जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको एक शिकायत डबल से करेंगे कि साहब हमने ये शिकायत की थी किंतु इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि ऐसी देर होती रही तो वो व्यक्ति धोखेबाज अपने सारे साक्ष्य मिटा देगा और मेरा धन डूब जाएगा।
यदि वो जो वरिष्ठ अधिकारी है वह भी उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर उसका उपचार हमारे पास है कि हम न्यायालय में जाएं और एक प्राइवेट कंप्लेंट संस्थित करें। वहां हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय को बताते हैं कि साहब मेरे साथ इस प्रकार से फ्रॉड हुआ और मैंने उसकी शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस थाने ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, साइबर सेल ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैंने उनके वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जब कार्रवाई नहीं की तो मुझे मजबूरी में न्यायालय की शरण में आना पड़ा। फिर न्यायालय जो है अपने हिसाब से विवेकानुसार, विधि अनुसार निर्णय लेते हुए उस शिकायत को दर्ज करते हैं तथा उस पर युक्तियुक्त और योग्य कार्रवाई करते हैं तथा जो भी पीड़ित पक्ष है उसको उसका जो धोखेबाजी से जो संग्रहित किया गया धन है, जो हड़प लिया गया धन है, उसको वापस दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से यह एक संक्षिप्त जानकारी आपको फ्रॉड के ऊपर आज दी गई। आशा है ये सभी को बहुत अच्छी लगेगी और हो सकता है कि इससे लोगों को एक साइबर फ्रॉड के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने में यह सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से हम फ्रॉड के ऊपर, हम जब भी हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो हमें उस पर चिंतित या डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शांति से सोचने की आवश्यकता है। बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना शर्म के हम तुरंत उसको सक्षम प्राधिकारियों को, और यदि बच्चे हैं तो अपने माता पिता को अवश्य बताएं और फ्रॉड से बचें। धन्यवाद।